क्या आप पैसे से प्यार करते हैं? अगर पैसे से प्यार करते हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक देश जो सुप्रीम पावर है वो पूरी दुनिया को ठगता है, किस तरीके से वो पूरी दुनिया के साथ अपनी जीनाजोरी करता है, चोरी नहीं जीनाजोरी करता है। इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मनी, पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, ये सब चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं या आप पैसे की समझ बढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है सी नितिन गुरु और मैं आपके लिए लेकर आता हूं फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में और पैसे की भी बेसिक डेवलपमेंट से। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जो इनिशियल वर्ल्ड में तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, पर वो एफिशिएंट सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे करके मनी आई, पर लेटर ऑन स्टेजेस में जब मनी का असली में जन्म हुआ, जब नोट छपने लगे, जब करेंसी कॉइन्स बनने लगे, तो एक सिस्टम होती थी रिप्रेजेंटेटिव मनी, जहां पे कि गोल्ड को रिजर्व माना जाता था। इनफैक्ट आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कितने लोगों को आज तक भी यही लगता था कि जो मनी चलती है मार्केट में वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी ये बताया गया था कि जब करेंसी इशू करता है बैंक, कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, तो वो ज़रूर उसके बराबर का गोल्ड अपने पास बैकिंग में रखता है और उस बैकिंग के गोल्ड की वजह से ही, या कोई भी और फॉरेन करेंसीज रखता है या फिर कोई वैल्यूएबल चीज़ें रखता है जिसकी बैकिंग में ही करेंसी प्रिंट होकर आती है। ऐसा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नॉर्म था। इनिशियली अगर हम बात करें 1944 से पहले की, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ गोल्ड को रिजर्व मानती थी, यानी गोल्ड को रखती थी और गोल्ड के बदले में अपनी करेंसीज इशू करती थी। दुनिया में अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, सभी करेंसीज की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू थी, बट इफेक्टिवली कहूँ तो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू सबकी सेम थी, क्योंकि ऑल दी मनी वॉज बैक्ड बाय गोल्ड। मेजरली ऑल दी इकोनॉमीज करेंसीज वर बैक्ड बाय गोल्ड। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, जिसके लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों ब्रेटन वुड्स के सिस्टम से। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ब्रेटन वुड्स का सिस्टम क्या था और ये क्यों आया। देखिए, मैं थोड़ा सा कहानी को बैकवर्ड में लेके जाता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो मेजर आर्म्स सप्लायर, दुनिया को हथियार बेचने वाली कंट्री थी यूएसए। लगभग उसी फेज़ में यूएसए बहुत प्राइम सीमा तक पहुँच गई थी, बहुत हाई अर्निंग कंट्री बन गई थी, बहुत अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी बन गई थी। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं यूरोप एक मेजर पावर था, यूएसएसआर एक मेजर पावर था, पर इस वक्त कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यूएस सुप्रीम बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 अपनी एंडिंग फेज में थी, तभी ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किया गया, इसकी मीटिंग की गई। लगभग आपको अगर बताया जाए, ये पूरी की पूरी मीटिंग की गई। 44 अलग अलग कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, बैठाया गया और उन्हें एक पाठ पढ़ाया गया। और अच्छी बात ये थी कि उन सब ने वो पाठ सुन भी लिया, मान भी लिया और जाल में फंस भी गए। और वो जाल क्या था? वो था ब्रेटन वुड्स। इसे मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 1944 में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने बुलाई, 44 अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और उन्हें बोला, एक बात बताओ, आप सब गोल्ड रखते हो, अपनी अपनी करेंसी प्रिंट करते हो, फिर करेंसी को सर्कुलेट करते हैं, उससे क्या है कि मार्केट स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है, गोल्ड की प्राइसिंग स्टेबल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल नहीं है, तो क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना यूएसए को आप एक पावर दो, यूएसए पे भरोसा करो। यूएसए, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से कहानी जो है वो घूमती चली जाएगी और आपका दिमाग खराब होगा कि क्या क्या हो जाता है दुनिया में और हमें पता ही नहीं चलता। यूएसए ने कहा कि भाई मैं अपने पास प्रॉपर गोल्ड रखूँगा, गोल्ड का रिजर्व रखकर उसी के हिसाब से मैं डॉलर प्रिंट करूँगा, यानी मेरा जो डॉलर होगा, जो यूएस डॉलर होगा, इट विल बी एज गुड एज गोल्ड। दोबारा बोलता हूँ मैं, इट विल बी एज गुड एज गोल्ड। और हम पूरी दुनिया में यूएस डॉलर को सर्कुलेट करते हैं, यानी आपको गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड मैं रख लेता हूँ और आप मेरे यूएस डॉलर रख लो। अगर आपके पास यूएस डॉलर्स पड़े हैं तो वो यूएस डॉलर भी ऑलमोस्ट एज इक्विवेलेंट एंड एज गुड एज गोल्ड है। बात तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि गोल्ड बैक सिस्टम की बात हुई। इस सिस्टम के बारे में बात हुई जहाँ पे ये कहा गया कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड, वज़न को नापने का तरीका होता है, आउंस में नापा जाता है, तो 1 आउंस ऑफ गोल्ड को $35 के बराबर मान लिया गया और कहा गया कि यूएस की गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका फेडरल डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स मिलकर क्या करेंगे कि पहले गोल्ड रखेंगे, गोल्ड की बैकिंग में डॉलर प्रिंट करेंगे और उस डॉलर को फिर एक्सचेंज कर लेंगे अदर करेंसीज के साथ और आप सबके पास डॉलर्स आ जाएंगे। आपने भी कभी आपस में डील करना होगा तो आप डॉलर्स में डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक तरीके से यूएस डॉलर को सुप्रीम स्टेटस यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया इस मीटिंग में। इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट अन्य भी कुछ चीज़ें बनी, जिन्हें कि अगर मैं एक एक करके इन सब के बारे में आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं यूएस की हाथ की कठपुतलियाँ हैं और यूएस अपने हिसाब से उसके गेम के रूल्स बनाता है और गेम खेलता है।
जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे गैट जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ है, जो कि अब हम देखते हैं WTO। इसके बारे में एक दो वीडियो ज़रूर बननी चाहिए कि WTO अब क्या करता है, उससे पहले गैट जो था वो क्या करता है। लेकिन ये तीनों जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका जो जन्म हुआ ये इसी मीटिंग में हुआ, ब्रेटन वुड्स की मीटिंग में ही हुआ, जिस मीटिंग के हिसाब से मेन क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए कि गोल्ड रिजर्व जो है वो सिर्फ US मेंटेन कर रहा है, US डॉलर को एक तरीके से सुप्रीमेसी मिल गई है, पूरी दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है, और ये कह दिया US ने कि मेरा डॉलर इज एज गुड एज गोल्ड, आप मेरे को डॉलर दो, मुझसे गोल्ड ले लो। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण पूरी दुनिया में डॉलर घूमने लगा, और आप देखो इतना घूम गया कि आज तक डॉलर ही घूम रहा है, आज तक भी वर्ल्ड ट्रेड डॉलर्स की टर्म्स में ही चलता है। अब लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, अब इसमें आप US का स्वार्थ देखिए कि US क्या कर रहा है। पहली बात, गोल्ड किसके पास रखा है, US के पास। सेफ्टी किसकी, US की। US क्या कर रहा है, उसके बदले में अपने नोट छाप रहा है। प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि कागज़ पे ही छपते हैं, किसी मेटल पे तो छपने नहीं। अब US डॉलर्स छापता है, उन्हीं डॉलर्स को और देशों को देता है, उसके बदले में या तो उनकी करेंसी लेता है या फिर उनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। तो एक्चुअल में रियल गोल्ड भी उन्हीं के पास, खाली कागज़ छाप कर दिए, और उसके बदले में भी उन्हें रियल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, रियल गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं। तो देखो दोनों हाथों में लड्डू हो गए ना, गोल्ड भी अपने पास, गुड्स एंड सर्विसेज भी अपने पास, और अपना डॉलर दुनिया में चल रहा है, लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लोग अपने पास रिजर्व बना रहे हैं, अपने देशों में US डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमारे पास US डॉलर है और US डॉलर इज एज गुड एज गोल्ड। अब ये कहानी चलती रही, US अपना अपलिफ्ट होता रहा, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि दुनिया में हमेशा राइवलरीज रहती हैं, हमेशा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस के कारण देशों के बीच में आपस में थोड़ा बहुत मिसट्रस्ट तो होता ही है, और ये मिसट्रस्ट चलता रहा। कुछ देशों ने कहा कि हम US सुप्रीमेसी को नहीं मानते, कुछ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कुछ भी रीज़न रहे हों। जैसे फ्रांस का एग्जांपल लेते हैं। अब फ्रांस ने कहा भाई मैं US डॉलर की सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करता, मुझे मेरा गोल्ड दे दो। अब एक बात बताइए, US यहाँ पे बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट करके मार्केट में ला चुका है। ऐसा माना जाता है कि जितना उनके पास गोल्ड था वो उससे भी ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर चुके थे, क्योंकि पैसा कमाना है, अमीर होना है, किसी भी चीज़ के लिए डॉलर चाहिए। और अगर आपके पास एक ऐसा डॉलर है जो आपके देश से बाहर चलता है, तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। तो आप डॉलर छापो, बेचो पैसा, और उसके बदले में रियल गुड्स एंड सर्विसेज लेके आओ, जो आपको चाहिए वो लेकर आओ। आपके देश के नागरिक खुश रहेंगे, उनकी तो एक तरीके से उनके यहाँ महंगाई नहीं बढ़ रही, लेकिन और देशों में महंगाई बढ़ रही है, और देशों में पैसे का इन्फ्लो बढ़ रहा है, और आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, पावर आ रही है, ताकत आ रही है, गोल्ड आ रहा है। अब इस सब के बीच में कुछ देशों ने कहा भैया ये लो अपने US डॉलर, मेरे गोल्ड वापस करो। तो कुछ कंट्रीज़ ने अपना गोल्ड रिजर्व विड्रॉ करना स्टार्ट किया। जैसा कि आप ये देखते हैं कि कॉमनली बिलीफ ये है, बिलीफ USA में, कि फ्रांस ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया ब्रेटन वुड्स के सिस्टम को ब्रेक करने में। अब ब्रेटन वुड्स का सिस्टम ब्रेक करने का मतलब क्या था कि भाई इस सिस्टम को हरा दो। इस सिस्टम क्या कहता है, गोल्ड रखा है, गोल्ड के बदले में डॉलर प्रिंट किए, डॉलर लोगों को दिए। इन्होंने कहा ठीक है, डॉलर इज इक्वल टू गोल्ड, ये लो डॉलर और मेरे को मेरा गोल्ड दो। तो लगभग 1960 से 68 के बीच में इन्होंने अपना गोल्ड विड्रॉ करना स्टार्ट कर लिया। इसी साथ कुछ और देशों ने भी अपना गोल्ड मांगना स्टार्ट कर दिया। अब से देखो US की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं। US की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी, एक तरफ आप अंधाधुंध डॉलर प्रिंट करके मार्केट में भेज रहे थे, और जब आप मार्केट में डॉलर भेज रहे थे आपको उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे थे। लेकिन अगर ये कहानी उल्टी हो जाए कि विदेशों से डॉलर वापस आने लगे, अगर विदेशों से US में डॉलर वापस आएगा तो डॉलर्स US के अंदर बढ़ जाएगा, US के अंदर डॉलर स्टेटस बढ़ जाएगा, डॉलर का अमाउंट बढ़ जाएगा। डिमांड सप्लाई के रूल को आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है, गुड्स एंड सर्विसेज जो USA में है वो कम है, और करेंसी बढ़ जाए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए, तो महंगाई हो जाएगी। यानी वही हुआ, देखने को मिला 1968 से 70 के बीच में US में इन्फ्लेशन आने लगी, देश में महंगाई बढ़ने लगी, वेज रेट्स वगैरह पे प्रॉब्लम आने लगी, लोगों को जीने में इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि US हमेशा अप देख रहा था उसको प्रॉब्लम आने लगी। अब यहाँ पे तो ये मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी, और प्लस गोल्ड जा रहा है देश में से। क्यों गोल्ड जा रहा है, अगर फ्रांस डॉलर लेकर आएगा, डॉलर हमें देगा, तो उसके बदले में गोल्ड लेके जाएगा, तो US तो ऐसे तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। लगभग 25 साल हुए, 1944 से अगर हम देखते हैं 25-26 साल हुए। तो इस सब के बीच में USA ने कहा ये ऐसे तो गेम नहीं चलेगी, गेम के नियम बदलने पड़ेंगे। अब आप एक बात बताओ ना, अगर प्लेग्राउंड आपके डैडी का हो तो फिर आप गेम के नियम किसके अकॉर्डिंग होंगे, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। यही काम USA ने किया। मतलब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ज़रा दिल थाम के बैठना, और आपको लगेगा कि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसे कैसे कह दिया सर ने कि US ने ठगी करी। एक दिन 15 अगस्त 1971 को निक्सन जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे US के, उन्होंने एक मीटिंग करी, जैसे मोदी जी आते ना टीवी पे घोषणा लेकर कि भैया अब डिमोनेटाइजेशन हो गई, ऐसी ही एक घोषणा लेकर वो आए। इसे निक्सन्स इकोनॉमिक गैम्बल कहा जाता है। बहुत चर्चा है इसके बारे में, मतलब मैं इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर अलग से बनाना चाहूँगा कि क्या वो एपिक दिन थे और वो क्या एपिक दौर था।
जब एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि भाई हमारे देश के साथ लोग खेल रहे हैं, हमारे देश की करेंसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, हम परेशान हैं, इसीलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम गोल्ड बैकिंग बंद कर रहे हैं, यानी अब आप डॉलर देकर उसके बदले में गोल्ड नहीं ले सकते। ज़रा आराम से सुनो क्या कह रहा हूँ। अब आप डॉलर देके गोल्ड हमसे वापस नहीं ले सकते, यानी जो 1944 का करार था, जो प्रॉमिस था, जो अपने घर बुला के दावत दी, खाना पीना खिलाया और लोगों से साइन कराए 44 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से, जिसके बाद पूरी दुनिया में डॉलर चलने लगा, डॉलर प्रचलित हो गया। अब आप उस सिस्टम को बदल रहे हो। अब आप ये कह रहे हो ना डॉलर से खेलो, डॉलर के बाद हमारे पास आके गोल्ड मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं दे रहे गोल्ड। अब क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं, क्योंकि आप इतने सुप्रीम हैं, आपकी चल जाती है, कोई आपके आगे आवाज़ नहीं उठा सकता। आप एक बात सोच कर देखो, ये तो नियम बदल दिए ना, रूल्स ही बदल दिए। तो 15 अगस्त 1971 को मार्क किया गया एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ये कहता था कि पहले गोल्ड रखा जाएगा, गोल्ड की बैकिंग में डॉलर प्रिंट किए जाएंगे, उसके बाद ये सिस्टम को बदल दिया गया और जो नया सिस्टम आया गया दैट इज़ कॉल्ड फिएट मनी सिस्टम। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फिएट मनी सिस्टम क्या होता है और फिएट मनी सिस्टम कैसे चलता है। तो देखो भैया, ये जो फिएट मनी सिस्टम होता है, इसमें भैया ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो देश की गवर्नमेंट है, उसकी बैकिंग पे, उसके कहने पे सब कुछ चलेगा। यानी वो ये कह रही है कि हमारी करेंसी आप एक्सेप्ट कर लो, हमारा इसमें प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस पे चलती है। यानी मैं ये कहूँ कि निक्सन का जो शौक था, उसने फिएट मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिएट मनी सिस्टम का मतलब है कि अब देश को अपने पास गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से नोट छाप के दे सकता है। अब आपको ये झटका लगना चाहिए सुन के कि सर अपनी मनमर्जी से नोट छाप के दे सकता है, ये क्या बात हुई? अगर अपनी मनमर्जी से नोट छापेंगे, इसे बोलते हैं फिएट करेंसी। पेपर मनी इवेंचुअली टर्न्स टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज जीरो। पेपर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जीरो। एक कागज के छोटे से टुकड़े की क्या वैल्यू होगी? ऑलमोस्ट जीरो। तो यही काम हुआ, पैसे की वैल्यू जीरो कर दी गई, ये वैल्यू जीरो कर दी गई एक्चुअली में। देखिए फिएट मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब होता है कि आप पहले रिप्रेजेंटेटिव मनी वाले डायग्राम को देखिए कि पहले गोल्ड पड़ा होता है और उस गोल्ड की बैकिंग में करेंसी इशू की जाती है। उस करेंसी पे लोगों का फेथ होता है, लोग उस पर प्रॉमिस मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले में गोल्ड लिया जा सकता है अगर कभी मुश्किल पड़े तो। लेकिन फिएट मनी क्या है? ओनली ऑब्टेन्स वैल्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स ट्रस्ट इन इट। यानी आज की डेट में यूएस डॉलर सिर्फ वो है जो आपका और हमारा ट्रस्ट है, दैट्स इट। अब ट्रस्ट तो किसी भी चीज़ पे, अगर आज की डेट में आप बिटकॉइन पे हल्ला करते हो और आप कहते हो कि बिटकॉइन कुछ नहीं है, तो बिटकॉइन पे भी तो कुछ लोगों का ट्रस्ट है, जैसे आपका यूएस डॉलर पे है या आपका इंडियन रुपीस पे है। जिस तरीके से आप किसी देश की करेंसी पे ट्रस्ट करते हो, उसी तरीके से किसी और का ट्रस्ट बिटकॉइन पे है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पे देखें, तो अब तो दुनिया में ज़्यादातर करेंसीज, ऑलमोस्ट सभी करेंसीज का कोई बेस नहीं है, सारी करेंसीज फिएट करेंसीज है। झटका लगना चाहिए सुन के बात कि ज़्यादातर करेंसीज फिएट करेंसीज हैं। द आंसर इज येस, ज़्यादातर करेंसीज फिएट करेंसीज हैं। मतलब सरकार की मर्जी है, जितना मर्जी छापे और मार्केट में लेकर आए। डेफिनेटली कोई भी देश बहुत ज़्यादा करेंसी नहीं छापना चाहेगा, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन अपने यहाँ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन की फेज़ में आ जाते हैं तो ये हाल हो जाएगा जैसा जिम्बाब्वे का हुआ। आप देखिए जिम्बाब्वे में क्या हुआ, क्या रहा, जिम्बाब्वे की सिचुएशन क्या बनी। इतने सारे पैसे लेकर जाने पड़ते थे ब्रेड लेने के लिए। मतलब ये हाल हो गया जिम्बाब्वे का कि इतनी ज़्यादा नोट छाप दिए। उनके ऊपर ना बड़ा सारा कर्जा था। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, बहुत सारे नोट छाप देते हैं, नोट छाप देंगे तो हमारा कर्जा चक जाएगा। उन्हें ये नहीं समझ आया कि जब इतने ज़्यादा नोट छाप देंगे तो उस नोट की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि जिम्बाब्वे एक छोटी कंट्री है, उसके ऊपर और लोगों का उतना फेथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी करेंसी विदेश चली जाएगी और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने पास रिजर्व में रख लेंगे, जैसा कि यूएस डॉलर के साथ हो रहा है। लेकिन क्या जिम्बाब्वे के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इतने नोट लेकर लोग जाते थे। अल्टीमेटली उन्होंने $100 ट्रिलियन तक का नोट छापा। मतलब मजाक बना दिया अपनी करेंसी का, और अल्टीमेटली अपनी करेंसी फिर बंद करनी पड़ी। तो ये हाल हो गया उनका। मैं ये नहीं कहता कि यूएस का ये हाल होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यूएस अंधाधुंध नोट प्रिंट कर रहा है? और जब उनके ऊपर क्राइसिस आता है, वो नोट प्रिंट करके अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि उसके नोट दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। आज भी यूएस डॉलर ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। भले ही बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी बैकिंग में अब कोई गोल्ड नहीं है, कोई भी गोल्ड नहीं है। तो यूएस की करेंसी को गोल्ड मानने वाले हम लोग, क्या हम सही सोचते हैं? क्या हम जो यूएस की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, ऐसा आज भी मानते हैं? कई बुजुर्ग लोग आज भी ये कहते हैं कि यूएस का डॉलर गोल्ड के बराबर है। लेकिन उन्हें ये जानना पड़ेगा कि 1971 के बाद ऐसा नहीं है। क्या हमें उतना विश्वास रखना चाहिए यूएस डॉलर पे? क्या हमें इतना ज़्यादा यूएस डॉलर का रिजर्व रखना चाहिए, या हमें भी अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने चाहिए? यूएस जो अंधाधुंध करेंसी प्रिंट कर रहा है, क्या इससे उनके देश में इन्फ्लेशन होगी?
क्योंकि जितने ज़्यादा नोट प्रिंट होंगे, जितने ज़्यादा करेंसी के नोट्स जो है सर्कुलेशन में आएंगे, उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। बट फिर भी क्यों यूएस अंधाधुंध नोट प्रिंट कर रहा है और मार्केट में लेकर आ रहा है? अगर आप रिसेंट सर्वे के हिसाब से देखें तो जो यूएस डॉलर्स है उसकी आप ट्रेल को देखें कि कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। 2002 से अगर 2020 के लिए लेकर आएँ तो इतने ट्रिलियन डॉलर, और माना जाता है कि 2020 में जो कोविड का पैंडमिक था, उस पैंडमिक से निपटने के लिए अकेले 3 ट्रिलियन डॉलर को प्रिंट किया गया। 3 ट्रिलियन डॉलर्स को प्रिंट किया गया इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लेके आने के लिए। इस ऐसे ही कई और वीडियोस, अभी मैं क्वेश्चन के साथ आपके साथ ये बातचीत छोड़ रहा हूँ, मैं इस वीडियो को कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे आने वाली कई और वीडियोस में इससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगा, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या हमें डॉलर पे ट्रस्ट करना चाहिए या किन एसेट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, जो हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स में ज़रूर होनी चाहिए, और इंडिया के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, किस तरीके की इंडिया की गवर्नमेंट बैकिंग करती है अपनी करेंसी की, इसके बारे में हम जल्दी ही बातचीत करेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आप चैनल के सब्सक्रिप्शन जब आप करते हैं, ये सब चीज़ें हमें मोटिवेशन देती हैं और हमें खूब ताकत देती हैं कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए और लेकर आएँ। इस चैनल पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं गुड क्वालिटी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लेके आऊँ, क्योंकि मैं ये देख पाता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो अलग अलग कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, एमबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, लेकिन उस सब में जो पढ़ाया जाता है वो ट्रू इकोनॉमिक्स और इस तरीके के टॉपिक से बिल्कुल अलग है। इस तरीके से एनालाइज करके फाइनेंस को आपके पास नहीं पेश किया जाता डायरेक्टली, आपको वो पढ़ाया जाता है जो कि एक रोबोट को पढ़ाया जाना चाहिए। आपको वो नहीं पढ़ाया जाता, जिस एंगल से नहीं पढ़ाया जाता, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, पर उस एंगल से नहीं पढ़ाया जाता जिस एंगल से शायद आप सोचने पे मजबूर हों। तो मेरी ये वीडियोस आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। बहुत सारा प्यार दिखाइए हमारी इन वीडियोस को, ताकि हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिले। एंजॉय योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।